ईरान और इजराइल के तनाव से भारतीय बाजारों में दबाव, लेकिन निफ्टी निचले स्तरों से करीब 100 पॉइंट सुधरा। बैंक निफ्टी करीब 600 पॉइंट फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप 1 से 1.5% टूटे। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 6% से ज्यादा चढ़ा। सरकारी बैंकों में सबसे तगड़ी मुनाफा वसूली। निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 2% फिसला। साथ ही एफएमसीजी, एनबीएफसीज और ऑटो शेयर्स के इंडेक्स में भी 1% की कमजोरी। रूस के खिलाफ निकेल और एल्युमिनियम की डिलीवरी पर अमेरिका और ब्रिटेन के बैन लगने से मेटल शेयर्स में तेजी। हिंडाल्को और नाल्को में 2% का उछाल। अनुमान से बेहतर नतीजों के बाद टीसीएस में रौनक, शेयर 1% से ज्यादा चढ़ा। 3 साल की ऊंचाई पर पहुंचे कंपनी के मार्जिन। $13.2 बिलियन की रिकॉर्ड नई डील्स में। कमजोर बाजार में भी एनर्जी शेयर्स में तेजी का करंट 4% उछाल के साथ फायदा का टॉप गेनर बना। ओएनजीसी, जेफरीज ने दिया है 390 का टारगेट। आईजीएल और एमजीएल भी दौड़े। साथ ही मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट के बाद एक्साइड में 3% का उछाल। और आज दोपहर 2:30 बजे होगी आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस साल मानसून के लिए लंबी अवधि का अनुमान जारी करेगा मौसम विभाग। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अपने सवाल भेजते रहिए, हम उनका अधिक से अधिक शामिल करने की कोशिश करेंगे, जवाब देंगे। और आज हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव हैं आज के मेहमान आपके सवालों के जवाब देने के लिए। सर्वेंद्र जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जी। एक तगड़ी गिरावट के बाद अब रिकवरी दिख रही है, आप किस साइड में हैं? देखिए सर, यहाँ से जैसे मैंने बोला जब हमने लॉन्ग टर्म सेटअप देखे थे फ्राइडे को कि एक 20,650, 680 या 20,700 का राउंड फिगर ले ली, उसके ऊपर बंद नहीं कर पाया है और स्पॉट निफ्टी वहां से इमीडिएटली सेल ऑफ हो गया है। तो आई थिंक उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल पे ये एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसा सिग्नल फिलहाल तो लग रहा है। पहले 1-2 दिन है, बट ये जो गैप डाउन हुआ है, अब जब तक ये आज का गैप नहीं भरता है तब तक मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा नरमी का रुख अख्तियार करके शॉर्ट टर्म में भी अगर 2-4 दिन सोचेंगे तो बुरा नहीं है। आई थिंक 22,150, 22,200 तक के स्तर आपको निफ्टी में आने वाले 1-2 दिन में नीचे में दिख सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला, मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स में भी अब रिस्क रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा लॉन्ग साइड के बचे नहीं है मेरे हिसाब से, अनलेस अनटिल की 22,750, 22,800 का ब्रेकआउट हो जाए। ओके, मेटल में कोई अच्छा दिख रहा है आपको? तेजी है आज तो फिर से? देखिए, मेटल इंडेक्स डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया हुआ इंडेक्स है और यहाँ पे डेफिनेटली पॉकेट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तेजी यहाँ बन सकती है। मैं फिर लार्जर नाम के बड़े नामों के साथ ही जाना चाहूंगा। फिलहाल तो एक अच्छा रिवर्सल मेटल इंडेक्स में दिख रहा है। तो आई थिंक अगर जाना है तो हिंडाल्को, टाटा स्टील, आई थिंक ये बड़े नामों के साथ ही जाना चाहेंगे। ओके, बड़े नाम के साथ ही जाना चाहेंगे और बड़े नाम आपको पता है उनमें तेजी का माहौल बन सकता है। स्टील में थोड़ा सा अभी दबाव है वो निकल की वजह से। एनीवे, खैर देखते हैं भी मेटल में, लेकिन बड़ी तेजी की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा हरियाणा से। अरुण जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। अच्छा, अभी अरुण जी से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो सर्वेंद्र जी, टीसीएस में तो अब खबर खत्म हो गई, नतीजे आ गए, अब कैसा दिख रहा है चार्ट पे? देखिए, पुल बैक जोन में ही है और पिछला कुछ एक आई थिंक कोई न्यूज जब था तो उस समय एक बेरिश, जो हम बोलते हैं बेरिश गैप डाउन जो हुआ था बिटवीन 18 मार्च एंड 19 मार्च के बीच में जो गैप डाउन हुआ था, आई थिंक उसको फिल करने की कोशिश, उसी दायरों के कहीं नीचे ट्रेड होने की कोशिश यहाँ हो रही है। आई थिंक 4130 से लेके तकरीबन 4050 तक के वो लेवल्स थे। तो आई थिंक जब तक वो बेरिश गैप नहीं भरता और बहुत ज्यादा हम 4070 के ऊपर, जब तक 4070 के ऊपर बंद नहीं होते, तब तक आई थिंक वो गैप अपना काम करता रहेगा और न्यूज डिस्काउंट हो गई, अब दबाव वापस स्टॉक में बन जाएगा शॉर्ट टर्म। अच्छा, एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की जो कह रहे हैं कि ओएनजीसी का टारगेट उन्होंने 390 रुपये रखा है। अब बहुत सारे लॉजिक उन्होंने अलग अलग दिए हैं, फंडामेंटली बताया है उन्होंने। इस समय 275 रुपये 80 पैसे जी। कब तक जाएगा 390? देखिए नीरज जी, जब लास्ट साल क्रूड का, अगर आपको याद है, आपके शो पे कॉल दिया था, 65-70 के आसपास चलता था, तो हमने बोला 95 जाएगा। उसी समय ओएनजीसी हमारा टॉप पिक था और क्रूड की वो साइकिल चलती जा रही है। अब देखिए, क्रूड की वो साइकिल किन्हीं भी कारणों से, हम अभी लास्ट में बात करते हैं और हमेशा मैं स्टार्ट में बोलता हूँ कि न्यूज बाद में आएगी। खराब न्यूज आनी है तो भी बाद में आएगी, अच्छी न्यूज आनी है तो भी प्राइस एक्शन के बाद ही आएगी। तो आई थिंक अब मुझे लगता है कि क्रूड, मुझे लगता है 100 तो ब्रेंट जाने ही वाला है, 100 प्लस भी जाएगा, जो हम फ्राइडे को बात कर रहे थे। तो आई थिंक ओएनजीसी डेफिनेटली फोकस में रहेगा। हमने जहां से पकड़ा था 140-50 से, वहां से तकरीबन ऑलमोस्ट डबल होने की अब बात हो रही है, अब हो रही है। बाकी लोग के कॉल्स अब आ रहे हैं
तो आई थिंक 300 भी हो जाएगा, 1-2 महीना लगेगा, बट 300 भी हो जाए, 300 क्या 300 के पार भी जाएगा। 390 का टारगेट दिया उन्होंने। और जो आई थिंक जो बीजेपी का मोटो है इस बार 400 पार, आई थिंक अगर 9-12 महीने रुकते हैं तो ओएनजीसी 400-420 भी जाएगा। ओके, इस बार 400 पार ओएनजीसी। अच्छा, आप के लिए एक आसान सा सवाल, गोल्ड बहुत भाग गया है, तो अभी गोल्ड पे सवाल नहीं पूछेंगे हम जी। गोल्ड इतना महंगा है लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं, ऐसा सेनको कह रहा है। सेनको का स्टॉक 15% ऊपर है, 920 रुपए का जी। अब बताओ सेनको में कैसा लग रहा है चार्ट? देखिए डेटा इसमें कम है, बट मान के चल रहा हूं कि गोल्ड के साथ इनका कोरिलेशन आइडियली जब डिमांड सप्लाई का गेम देखे और गोल्ड एकदम से भागेगा तो पॉसिबली कहीं थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, बट इसका डेटा बहुत कम है। जितने डेटा में इसको मैं देख पा रहा हूँ वहां डेफिनेटली एक ऑल टाइम हाई लग गया है एटीएच, और जब तक वो चलता रहेगा तो आप ट्रेंड के साथ रहना चाहेंगे। मुझे लगता है कि 970 980 के स्तर भी यहाँ 10 से 15 वर्किंग डेज में आ सकते हैं। भैया 10 से 15 वर्किंग डेज में आ सकते हैं ऊपर 970-80 तक के भाव भी। सेनको गोल्ड में बिजनेस अपडेट बहुत अच्छा था। सनी जुड़ गए फरीदाबाद से। सनी भाई नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे पास यस बैंक के 5.5 लाख शेयर हैं 19 रुपये 70 पैसे पे, और बंधन बैंक के शेयर हैं सर 50,202 रुपए के भाव पे। 1 साल तक और होल्ड कर सकता हूँ, प्लीज सजेस्ट करो सर। यार यस बैंक में तो बहुत मोटा पैसा बना लिया सर। वो 32 रुपीज पे भी गया था, मैं निकालना मतलब नहीं निकाल पाया उसमें। अरे तो क्या होगा, अभी तो बहुत पैसा बन रहा है। 5.5 लाख शेयर हैं, 4 रुपए के हिसाब से जोड़ो आप, कितना पैसा बना लिया आपने? कितना बनाना चाहते हो इसमें, क्या टारगेट लेके चल रहे हो? टारगेट सर, जिस तरह की न्यूज यस बैंक में आ रही है कि भाई 51% शेयर आगे सेल हो सकते हैं या कुछ एक्वायर कर सकती है बाहर की कंपनीज या इंडियंस की, तो मेरा कुछ आइडिया की मतलब लगता है कि कुछ 50 से ऊपर के टारगेट। अच्छा, पूछते हैं जरा सरवेन जी से। सरवेन जी, इन्होंने भाई बहुत सारे शेयर ले रखे हैं, 5.5 लाख जी, 24 रुपये 7 पैसे अभी चल रहा, 1970 में इन्होंने लिए। और एक खबर आज छपी थी ऐसे ही, मनी कंट्रोल ने, हमारे सहयोगी पोर्टल ने लिखी है कि जापान के 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड हैं। अब खबर तो आप रखिए साइड में, चार्ट बताइए कैसा है। देखिए काफी दिनों तक, अगर आप देखें कई सालों तक इस रेंज में फंसा रहा, और बहुत ज्यादा ये जो अगर आप देखेंगे तो 20-25 के ऊपर गया नहीं था। अब जो कोशिश इसकी है इस बार, जो इसने अटेम्प्ट किया 24-25 वापस उधर ही है, तो आप बोलेंगे कि वो लक्ष्मण रेखा पे ही अपनी है और उधर ही विपसॉ कर रहा है। देखिए आपको, मुझे लगता है कि ये क्वार्टर में आपको 25 के ऊपर का बन चाहिए। क्वार्टरली चार्ट इसके इंप्रूव होने के लिए इसको ये क्वार्टर में 25 के ऊपर का बन चाहिए, जो इसका हाईएस्ट क्वार्टरली फिर क्लोज हो जाएगा। तो आई थिंक पॉसिबिलिटी तो है। अब बड़ी अटकलों पे तो अगर कोई बड़ा नाम इसको ले ले तो ये कुछ भी हो सकता है भाव ऊपर में, बट अगर नहीं ले तो फिर बात वही हो जाएगी कि 15 से 25 की इसकी रेंज रही है लास्ट 4 साल की, उसी में ये मंडराता रहेगा। तो अटकलों पे तो और खबर पे मेरी तो बिल्कुल पकड़ नहीं है। खबर सच्ची हुई तो फिर अच्छे पैसे बनेंगे, नहीं तो 15 से 25 की रेंज है। 15 से 25 और एकदम अपर रेंज में खड़े हुए हैं। एक और सवाल इनका क्विकली बताइए, फिर जरा सन्नी जी से बात करना मेरे को। बंधन बैंक भी 50,000 ले रखे हैं 202 पर जी, इधर तो नुकसान। देखिए बंधन बैंक में हमने पहले भी यही रिआइटरेट किया है कि भाई देखिए 180-200 काफी अच्छे सपोर्ट एरियाज रहे हैं पहले भी। अब अगर ये डिसाइसिवली ब्रीच हो जाते हैं तो फिर एक अलग बात बनेगी, बट फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसने 180 के नीचे बंद नहीं किया है क्वार्टरली मंथली चार्ट्स पे लास्ट 2.5-3 सालों में। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि इस क्वार्टर में भी अगर उस लेवल को होल्ड कर लेता है तो आई थिंक जहर इसका ऑलमोस्ट निकल गया है। तो बने रहे ट्रेड में, बने रहिए, जहर धीरे धीरे निकल रहा है। सनी ये बताइए, जो आपने 5.5 लाख शेयर खरीदे इस बैंक के, आप किसी जानकारी पे, किसी अपनी कन्विक्शन पे, या ऐसे ही आप बेट लेते हैं? प्रीवियसली सर मैंने किसी यूको बैंक के खरीदे हुए थे, वो मैंने 12 पे खरीद के कुछ अच्छा प्रॉफिट लिया था। तो फिर फाइनेंशियल सेक्टर में मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि भाई यस बैंक में आगे इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। कुछ न्यूज़ वगैरह भी देखी, गाबा सर की भी रिपोर्ट देखी सीएनबीसी पर कि भाई 5 साल के लिए अगर होल्ड करते हो तो टारगेट दिखा सकते, तो इस वजह से मैंने ले लिए थे। तो क्या आपकी फिलॉसफी ये है कि किसी एक में बड़ी बेट लो और उसमें 2-5 रुपए भी चल गया तो मोटा पैसा बन जाएगा, ऐसा सोचते हैं आप? ज्यादा स्टॉक्स वगैरह लेके अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में डाल लूं तो कुछ मतलब मेरी फिलोसफी तो ये है कि भाई ठीक है, कोई एक चूज कर लो और उसमें ही डाल के रख लो जो अच्छा लगे। और अभी तक तो यही 7-8 साल से मेरा यही चल रहा है पोर्टफोलियो में। मोटा पैसा बन रहा है, प्रॉफिट भी है। हाँ, भगवान की दया से और सीएनबीसी चैनल की न्यूज की वजह से मेरा अच्छा पैसा बन रहा है। क्या करते हो इतने पैसे कमा के यार? 20 लाख रुपए तुम्हारे इसी में बन रहे हैं,
बताओ। उस टाइम पे तो सर 70 लाख बन रहा था, पर मैं 32 पे नहीं निकाल पाया। नहीं नहीं, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। देखिए अभी जो सर्वेन जी ने की ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब जैसे आप तो जो कि खुद करते हैं, इतनी क्वांटिटी में आपको आइडिया होगा, अगर एक रेंज पता चल जाए ना, तो फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहना चाहिए। तो खैर एनीवे, अभी भी आपकी ट्रेड वैलिड है और बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना रहे हैं। और अगर खबर वो सच हो गई, हो गया सब कुछ, किस्मत आपकी चमक गई, तब तो आप बहुत बहुत पैसे कमा लोगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बधाई आपको। सरवन जी रुकिएगा जरा, एक कंपनी की मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। आनंद राठी वेल्थ ने अपने नतीजे पेश किए चौथी तिमाही के, और कंपनी नतीजे बेहतर रहे हैं। कंपनी की आय भी 29-30% बढ़ी, प्रॉफिट में भी 33% की ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही एबिटा भी काफ़ी बेहतर दिखा हुआ है। क्यों आई इस तरीके की रिजल्ट, किस तरह का आउटलुक बन रहा है, इस पर बातचीत करें कंपनी के CFO जुगल मंत्री से। मंत्री सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नतीजे तो काफ़ी बढ़िया पेश किए आपने, कैसे आ रही सर ये ग्रोथ, क्या हाईलाइट है? नीरज जी, आपको और आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार जी नमस्कार सर। नतीजे जैसे आपने बताया कि हमारे नतीजों का सबसे बड़ा बेस जो होता है वो AUM होता है। और आप अगर देखेंगे तो हमारे AUM के अंदर पिछले साल में करीब 52% की ग्रोथ हुई है। जो AUM पिछले साल के अंत में 38,000 था, वो बढ़कर 59,351 हो गया है। और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो अगर आप रेवेन्यू में देखेंगे तो रेवेन्यू जो है करीब 35% से बढ़े हैं, और 752 करोड़ रुपीस जो है पूरे साल में हमने रेवेन्यू अचीव किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 226 करोड़ का, जो वो भी करीब करीब 34% से बढ़ा है, और 226 करोड़ रुपए का PAT हमने अचीव किया है। कहाँ से आ रहा है इतना बिजनेस? ये आपने अपने गाइडेंस को भी बीट किया AUM के मामले में। AUM क्या, पैट, AUM, रेवेन्यू, हर चीज़ में आपने थोड़ा थोड़ा गाइडेंस बीट किया है, मार्केट से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। एकदम सही कह रहे हैं नीरज जी। पैसा किधर से आ रहा है? साल की शुरुआत की थी तब हमने जो गाइडेंस दिया था, हाँ, उससे अगर आप देखें तो हमने करीब करीब 15% गाइडेंस को बीट किया है। और अगर आप Q4 में जब हमने गाइडेंस को रिवाइज किया था, उससे भी करीब करीब जो है हमने गाइडेंस को 4% से बीट किया है। तो इसमें दो रीजन है। एक रीजन तो डेफिनेटली ये जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, वेल्थ सॉल्यूशन का, वो उसमें ट्रैक्शन आप अगर सभी डाटा देखेंगे, जो मिलियनियर नंबर ऑफ मिलियनियर्स की ग्रोथ इंडिया में जो कि एक रिकॉर्ड लेवल पे हो रही है। बट उससे भी बड़ी चीज कि पिछले साल हमने ये देखा कि निफ्टी के अंदर करीब करीब जो है 28% की ग्रोथ आई। तो एक बड़ा जो एक्स्ट्रा किकर जो हमारे AUM को मिलता है, वो किकर मिलता है निफ्टी की ग्रोथ के कारण। अगर आपका निफ्टी, जो कि हम ये मान के चलते हैं कि वेटेड एवरेज करीब 14 to 16% अगर निफ्टी रिटर्न देगा, उसकी जगह अगर निफ्टी 28 या जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न देता है, उससे AUM के अंदर जो है एडिशनल ग्रोथ होती है। और उसी ग्रोथ के कारण आप देख सकते हैं कि जो भी फोरकास्ट गाइडेंस हमने दी है, उस गाइडेंस को हमने बीट किया है। बट इस साल हमने गाइडेंस दी है कि आने वाले गत वर्ष में अगर नॉर्मल ग्रोथ रही तो हम 72,000 करोड़ की AUM अचीव करेंगे, और जिसका रिजल्ट ये रहेगा कि हमारा रेवेन्यू करीब करीब 900 करोड़ के आंकड़े को पार करके 910 करोड़ रुपए पे ये 72,000 करोड़ रुपए का AUM इसी साल FY25 में। हाँ, 24-25। तो ये बताओ सर कि आप करो निफ्टी में अगर तेजी है तो किक इन हो जाता है, आपको लगता है कि इस साल चालू वित्त वर्ष में भी आप अल्फा जनरेट करोगे? 15% मान लो निफ्टी देती तो आप 25 करोगे? आपको ऐसा लगता है मार्केट इतना चलेगा इस बार? हम जो है जब भी बिजनेस की जब प्लानिंग की जाती है, तब जो निफ्टी का वेटेड एवरेज ग्रोथ जो कि पिछले 40 इयर्स का, जब से सेंसेक्स आया 1979 से, तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी में 14 to 16% की ग्रोथ आती है। तो जब भी गाइडेंस जो कि सभी शेयर होल्डर्स को और पब्लिक में दी जाती है, उसमें हम नॉर्मलाइज ग्रोथ को फैक्टर इन करके गाइडेंस देते हैं। अगर उसमें नॉर्मल ग्रोथ की जगह अगर एडिशनल ग्रोथ रहेगी तो डेफिनेटली हो सकता है कि गाइडेंस जो है हम बीट करेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि गाइडेंस से, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ से जो है, अगर निफ्टी में जो ग्रोथ, जो कि हम ये मान के चलते हैं हमारे बेस में कि करीब 10 से 12% की निफ्टी में ग्रोथ रहनी चाहिए, अगर उससे कम ग्रोथ रहेगी तो हमारी टीम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस गाइडेंस को बीट करने के लिए।
तो मेरा सवाल तो वही है सर, अभी रिजल्ट तो आपको हर क्वार्टर और साल में देने, 10 साल में थोड़ी देने, और ये बात बिल्कुल सही कि एवरेज लेंगे आप एवरी 5 ईयर इन एनी टाइम फ्रेम यू विल फाइंड 14% ग्रोथ इन निफ्टी, बट रिजल्ट तो हर क्वार्टर में देने सर। तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ इस साल। नीरज जी, मेरा उसका सीधा सा यही मतलब छोटा सा ये है कि हमने हमारे बेस में 10% निफ्टी की ग्रोथ अज्यूम करते हुए गाइडेंस दी। ओके, अगर उससे ज्यादा अगर निफ्टी अचीव करता है तो हम इस गाइडेंस को, आप खुद समझते हैं कि ये गाइडेंस अपने आप ही बीट हो जाएगी। ओके, ये बताइए सर, ये बाईबैक क्यों कर रहे हैं आप, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे दो रीजन है। एक तो अगर आप देखें कि हमारे आरओई जो है वो 50% के करीब है। आई थिंक इंडस्ट्री में हम ही कुछ ही ऐसी कंपनी है जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 35% के ऊपर कंसिस्टेंटली मेंटेन रही है। और हमारा जो बिजनेस है ये कैपिटल हंग्री बिजनेस नहीं, तो इसमें जो भी कैपिटल या सरप्लस जो जनरेट होता है, इट मेक सेंस कि उसको कितने प्रूडेंशियली हम लोग शेयर होल्डर्स में वापस रिटर्न कर सके। तो बाईबैक डेफिनेटली कंपैरेटिवली जो है, आप ये समझिए कि ज्यादा एफिशिएंट वे है शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करने का। और कंपनी की हमेशा से नीति रही है कि एक्स्ट्रा पैसा कंपनी में रखने की जगह अगर शेयर होल्डर्स को रिवार्ड किया जा सकता है तो उसे बेहतर तरीके से कैसे रिवार्ड करें। मंत्री सर ये निर्णय लिया गया। मंत्री सर 4150 पे चल ही रहा है, आपने कहा 10% ऊपर ही तो लाए हो आप। नीरज जी, ये एक एनोमली है। अरे इतना छोटा सा लाए हो, इतना छोटा सा। आप मेरी बात सुनिए, जो ये आप प्राइस कंपैरिजन कर रहे हैं, ये एक ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप मुझे देखिए कि मैं 4450 में बाईबैक करता हूँ, इनफैक्ट मेरी कॉस्ट 5550 रुपए। नहीं, इतना छोटा क्यों लाए फिर आप, थोड़ा बड़ा लेके आना चाहिए। टैक्स कंपोनेंट मुझे देना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर जो कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर मेरे यहाँ पर बैठा है पिछले 1 साल से ऊपर से, उसको अगर 5000 रुपए का भी मार्केट में रियलाइजेशन होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने के बाद में उसको 4500 रुपए का रियलाइजेशन होगा। और अगर वो बाईबैक में पार्टिसिपेट करता है तो उसको नेट ऑफ टैक्स 4450 रुपए मिलेंगे। तो आप देखिए कि डिफरेंस जो है वो करंट मार्केट प्राइस से जो मैं बाईबैक में प्राइस दे रहा हूं वो काफी सिग्निफिकेंट है और इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव है। नहीं, आपके ठीक, आपके हिसाब से आप लॉजिक दे रहे तो 0.88% बहुत 3,70,000 शेयरों का है, प्राइस आपका ऑलरेडी बहुत भाग रहा है। जनरली मार्केट में क्या होता है, बाईबैक तब आता है जब प्राइस सपोर्ट करना, आपका तो वैसे ही मल्टीबैगर हो चुका है सर। परंतु मैं बैलेंस आप समझिए कि मेरी बैलेंस शीट में और मेरे बिजनेस मॉडल में एक्स्ट्रा कैश फ्लो की जरूरत नहीं है। तो वो ये बहुत जरूरी है कि उस एक्स्ट्रा कैश फ्लो को कंपनी फिक्स डिपॉजिट में रखे। आज की डेट में आप ये देखिए, मैं 250 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट कैरी कर रहा हूँ जिसमें मैं 7% रिटर्न बना रहा हूँ और आफ्टर टैक्स वो रिटर्न 5.5% है, और जो कि मेरी आरओई को नीचे लेके आ रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि मैं उस पैसे को अगर शेयर होल्डर को रिटर्न करूं तो शेयर होल्डर भी खुश रहेंगे और कंपनी की आरओई पे इंपैक्ट नहीं रहेगा। अच्छा, डिविडेंड भी आपने दिया है और बड़ा डिविडेंड भी दे सकते थे आप, 9 रुपए आपने दिया। सर हमने टोटल 9 और 5 14 रुपए का डिविडेंड दिया है पूरे साल में। और अगर आप बाईबैक जो कि इन ए वे अगेन शेयर होल्डर्स को कंपनी से रिवॉर्ड करने के कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही तरीके। एक तो आप बाईबैक में जिसमें सभी इन्वेस्टर्स अगर पार्टिसिपेट करें तो उनको रिटर्न मिलता है, और डिविडेंड। तो अगर आप दोनों को देखेंगे तो मोटा मोटी जितना पैसा हमने 2023-24 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया है वो डिविडेंड और बाईबैक की वैल्यू को अगर मिलाए तो इनफैक्ट उससे ज्यादा पैसा हम इन्वेस्टर्स को जो है रिवार्ड के रूप में रिटर्न करने। ओके, मंत्री जी बहुत बुलिश हैं और मंत्री जी रिवार्ड करना चाहते हैं, उसे सबको नहीं मिल पाएगा क्योंकि साइज बहुत छोटा है, लेकिन मानना पड़ेगा। जरूर मिलेगा सर, जो शेयर होल्डर्स है और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है उनको सबको। लॉन्ग टर्म वाले तो 4200 के भाव पे बैठे हुए हैं सर। एनीवे, खैर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। अब अगले क्वार्टर में हम लोग देखेंगे आप कैसे लेके आते सारी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद। सरवेन जी, देखिए भाई, वेल्थ मैनेजमेंट वाले लोग बहुत बुलिश हैं जी। वो कह रहे हैं कम से कम 10% तो, मतलब बहुत ही लो लेके चलेंगे तो निफ्टी 10% का रिटर्न देगा, उससे ऊपर वो लेके आएंगे। तो आपकी जो बात है ना मार्केट वाली, वो बिल्कुल वैसी ही चल रही है। लोग काफ़ी कर चलिए। फटाफट सवाल लेते हैं, नहीं बहुत कम सवाल ले पाएंगे। गौरीश बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। गौरीश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर। सर मेरे पास 70 LNT के शेयर हैं सर। 3690 2 डेज बैक मैंने परचेज किया है। तो मेरा 3 मंथ का व्यू है सर। कैन आई होल्ड दिस फॉर 3 मंथ्स? विल आई गेट व्हाट टारगेट आई विल अचीव? आपने 3690 पे लिया है?
हाँ हाँ सर, 2 दिन पहले सर। 3658 चल रहा है, 32 में भी लॉस है। सरवीन जी, LNT इन्होंने अब लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है, कोई दिक्कत है इसमें? गलत एंट्री हो गई क्या? नहीं, देखिए बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड है इनका, 3 महीने बोल रहे हैं। 3 महीने के हिसाब से तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी चले हुए स्टॉक में घुसे हैं, क्योंकि लास्ट अगर आप इसका अगर लास्ट आप 6 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी तकरीबन 3000 वाला अगर आप देखें तो ऑलरेडी ऊपर में 3700 होके आया है, 3700-3800 होके आया है। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे 6 महीने में एक अच्छे रिटर्न पे ऑलरेडी 20-25% के रिटर्न पे बैठे हुए थे, और उसमें इन्होंने एंट्री मारी है। थोड़ा करेक्शन हुआ है, बट फिर भी आई थिंक लो से तकरीबन 20% ऊपर ये एंट्री मार रहे हैं स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। आई थिंक इनकी एंट्री उस एंगल से, स्टॉक अच्छा है बट एंट्री शॉर्ट टर्म के हिसाब से गलत है। उछालों में मेरी राय है कि ये निकल जाए। अरे आप 3 महीने को शॉर्ट टर्म मानते हैं, हम तो लॉन्ग टर्म मानते हैं 3 महीने को। गौरीश जी भी खैर, जो मैंने सुना उन्होंने 3 महीने बोला, 3 महीने के लिए। अरे 3 महीने ही बोला उन्होंने, वो तो गौरीश जी 3 महीने मेरे हिसाब से ठीक है जी। लेकिन वेट करिए इसमें, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज 3 महीने में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, अभी मार्केट बहुत फीवल के गुजर रहा है। अगला सवाल अंकित कुमार का है, चरखी दादरी हरियाणा से। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ जी। सर मेरे इरिडा के 50 से है, 50 के भाव से 50, 50-50। सरवेन जी? हाँ 50 में लिया है, 50 शेयर है। नहीं, बहुत बढ़िया ट्रेड है इनका, देखिए, बट डेटा यहाँ कम है तो उतना मैं लॉन्ग टर्म नहीं दे पाऊंगा। बट फिलहाल मेरी राय रहेगी कि इसको ऊपर तकरीबन 180-200 के बीच में एक बेरिश गैप जो है वो इसको थोड़ा सा हर्डल इसको प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस थोड़ा आएगा। तो उन एरियाज में अगर 1/3 प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो बाकी फ्री हो जाएगा। तो मेरी राय रहेगी कि 170-80 के आसपास 1/3 बुक कर लें, रिमेनिंग शेयर इनके फ्री हो जाएंगे। ओके, 170-80 के आसपास थोड़े से प्रॉफिट बुक करें, बाकी शेयर फ्री हो जाएंगे। फिर आप बने रहिए। मितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं द्वारका से। मितेश जी नमस्कार। नमस्कार। बताओ जी सर। जी मेरे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 55,100 शेयर है, 98 रुपीज के। सवाल तो बताओ। हेलो मितेश जी, सवाल क्या है आपके? तो मैंने सुन लिया, इतने शेयर इस भाव पे, आप आगे क्या करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट? साल भर तक रुकोगे? क्या 1 साल तक होल्ड करोगे? नहीं, वो मेरा वैसे टारगेट 5 साल का है। 5 साल का, ओके। लो सरवीन जी, अब तो खुश हो ना, 5 साल का मिल गया निवेशक आयुषी में। नहीं, खुश तो मैं हर टाइम फ्रेम के लोगों के साथ रहता हूँ। जो अगर क्लैरिटी से बता दें कि क्या टाइम फ्रेम है तो खुश सब में रह सकते हैं और सब में बढ़िया ट्रेड्स निकाल के दे सकते हैं। इनको तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि भाई होराइजन इनका क्लियर है, विजन क्लियर है। आई थिंक जब 5 साल के हिसाब से यहाँ ये लेके बैठे हैं स्टॉक को, तो मेरे हिसाब से क्लियरली चुपचाप बने रहें और बस इसको छोड़ दें लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए कि चुपचाप इसको छोड़ दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बढ़िया बनती चलती जाएगी। अच्छा सरवीन जी, एक स्टॉक है हिंडाल्को जी, चार्ट पे खोलिए और ज़रा दिखाइए 3 महीने का चार्ट। मुझे ध्यान है कि एक खबर आई थी ऐसी कि इनका बहुत कैपेक्स बढ़ गया, लोगों ने कहा कि बहुत बुरी खबर है, कितने बिलियन डॉलर खर्च होंगे और ये वो। स्टॉक गिर के 510 रुपये पे आ गया। कितना महीने पहले की बात है, अभी मुश्किल फरवरी की बात है ये, देखिए वहाँ से। जी जी। और उसने आज ऐसा पलट के दिया है कि अभी 622 पे खड़ा हो गया है। जी, आप लोगे इस भाव पे? देखिए बात वही हो गई कि अब अपने ओवरऑल रेंज के अपर एंड की तरफ फिर वापस बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो नाउ यू अगर इसको आप देखें तो ये एक क्लियर कट इसमें तकरीबन 630 के आसपास, एक राउंड फिगर बोल रहा हूँ, 630 के आसपास एक डबल टॉप का सिनेरियो बना था, जहां पे आपको 2021 का भी टॉप मिलेगा 22 का, और उसके बाद आपको 2023 का भी टॉप वहीं पे मिला था दिसंबर वाला। तो आई थिंक 630 का क्लियर कट ब्रेकआउट इसके लिए होना बहुत जरूरी है नए रिस्क लॉट्स बनाने के लिए। तो बाय क्लियर ब्रेकआउट आई मीन जब आप लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट करते हैं तो एटलीस्ट बाय 3% इन प्राइस, और वहां पे वॉल्यूम भी दिखना चाहिए। तो 630 का एक क्लियर कट ब्रेकआउट प्राइस वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे नए समीकरण बनाने के लिए। अन्यथा आई थिंक मुनाफा बांधने के लिए 630-650 की जो रेंज आएगी वो एक अच्छी थोड़ा मुनाफा बांधने की रेंज रहेगी। थोड़ा मुनाफा बांधे जिन्होंने इस बुरी खबर के ऊपर लिया था। ओके, तो ये स्थिति बन रही है हिंडाल्को की। अच्छा, इसमें चार्ट पे तो खैर जो सर्वे जी बता रहे हैं उसको मानना चाहिए, क्योंकि चार्ट एक डिफरेंट एंगल होता है। हमने पिछली बार भी बोला था आपको, लास्ट आई थिंक जो शुक्रवार की ट्रेडिंग थी, कि मेटल में एक बड़ी रैली शुरू हो चुकी है। कॉपर देखो, निकल देखो, एल्युमिनियम देखो,
जिंक देखो या इवन स्टील भी आप देखो, अलग अलग कारण लोग देंगे कि अभी देखो बैन लगा दिया रशिया पे या ये चाइना में बहुत रिकवरी है, मुझे नहीं पता, रीजंस बहुत सारे हो रहे हैं। अगर ये रैली वाकई है, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है कम्युनिटी रैली पकड़ना, अगर ये रैली ऊपर की तरफ बनी है और ये इसकी शुरुआत है तो बहुत बड़ी तेज़ी मेटल्स में बनेगी। बट अगेन आई एम सेइंग कि ये प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन काम है कि मेटल की रैली शुरू हुई है कि ख़त्म होने की तरफ आ गई, कहाँ पे आई पता नहीं भी। लेकिन अगर ये है तो इसको ध्यान रखिएगा, रडार पर रखिएगा, अपने इन्वेस्टर जो एडवाइज़र है आपसे उनसे ज़रूर पूछिएगा। लेकिन मेटल की रैली अगर चल पड़ी तो बहुत बड़ी रैली बनेगी। सरवेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज ऐड करूंगा जी, खाली अलर्ट है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब बनती है तो वॉलेटिलिटी चरम सीमा पे होती है और बड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। अगर कोई मेटल्स या हाई बीटा करता है जियोपॉलिटिकल समीकरणों के कारण से तो अलर्ट बहुत रहना पड़ेगा। आप छुट्टी लेके कहीं जा नहीं सकते, आप जब तक ट्रेड बना देंगे तो वो 15 दिन महीना भर आपको स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा। अब पैसा बनाओगे तो छुट्टी थोड़ी ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा थोड़ी, तो दोनों है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं ले सकते, मेटल ट्रेड करके तो बिल्कुल नहीं ले सकते। जियोपॉलिटिकल भी है, बहुत तनाव की माहौल है, इसमें मेटल पे आप नज़र रखनी पड़ेगी और ट्रेड अगर आप करें तो आपको परमानेंट उसको नज़र रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद देखिए खिलाड़ी नंबर 1।